नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों ही मिलकर सोनोवॉइस का निर्माण करेंगे, जिनका इस्तेमाल समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और ये जो सहयोग है दोनों देशों का, वो हाई एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, जो कि खास करके दुनिया के महासागरों के विशाल और गहरे पानी में पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और इस साझेदारी में अल्ट्रा मैरीटाइम, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ इन्हें तैयार करेगी। और ये अपनी तरीके का एक पहला सहयोग वाला समझौता है भारत और अमेरिका का इन सोनोवॉइस को डेवलप करने को लेकर। सोनोवॉइस दोस्तों एक सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस होते हैं, यानी कि उपकरण होते हैं, जो कि पानी के नीचे की आवाज़ों को सुनने के लिए किसी विमान, जहाज या फिर पनडुब्बी से डिप्लॉय किए जाते हैं। ये पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम होते हैं, और उनका रियल टाइम जो अकॉस्टिक डाटा है उसे डिलीवर करके पनडुब्बी रोधी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। ये सहयोग ऐसे समय में दोनों देशों के बीच में हुआ है जब हिंद महासागर क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि चाइना की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। ब्रह्मोस एनजी की तरफ से कहा गया है कि जो उनकी नई ब्रह्मोस एनजी क्रूज मिसाइल है, उसका एक ग्राउंड बेस्ड वेरिएंट तैयार किया जाएगा, जिसे कि भारतीय सेना को दिया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस भारतीय सेना के साथ बातचीत कर रहा है। इस वेरिएंट में दोस्तों बूस्टर स्टेज होगा और इसे 8x8 हैवी मोबिलिटी व्हीकल पर लगाया जा सकता है। और ये एक लाइटर कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कि भारतीय सेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ भारतीय सेना जो है वो ब्रह्मोस एनजी को लेकर इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है, क्योंकि भारतीय सेना बड़ी ब्रह्मोस मिसाइलों की मौजूदा क्षमताओं का यहाँ पर हवाला दे चुकी है, जिसे लेकर चर्चाएं चल रही है। बात इस बात पर आई है कि ब्रह्मोस एनजी किस तरीके से मौजूदा प्रणालियों के साथ उनका पूरक बन सकती है, और ये कैसे भारतीय सेना की खास ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, खासकर कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां पर चपलता और हल्के उपकरण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों ब्रह्मोस एनजी को लेकर जो बात सामने आई है वो ये कही जा रही है कि ये अपने हल्के वजन, जिसका लगभग 1.3 से 1.4 टन के साथ वजन हो सकता है, ये खास तौर पर पहाड़ी और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना को टेक्टिकल फायदा दे सकते हैं। और इन्हें मीडियम क्लास के ट्रक्स पर माउंट किया जा सकता है, जो कि पहले की ब्रह्मोस लॉन्चरों की तुलना में काफी तेजी से डिप्लॉय की जा सकती है। और ये जो लाइटर यानी कि हल्का कॉन्फ़िगरेशन है, वो सेना को इन मिसाइलों को दुर्गम क्षेत्रों में तैनात करने में सक्षम करेगा। हालांकि अभी बातचीत चल रही है, देखते हैं किस तरीके से इस ब्रह्मोस एनजी वाले वेरिएंट का इंटीग्रेशन मौजूदा ब्रह्मोस फ्लीट का पूरक कैसे बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें आ रही है, रक्षा मंत्रालय टेडबीएफ और जो एएमसीए प्रोग्राम है उनका एक ही प्रोग्राम में विलय कर सकता है, जो कि स्ट्रैटेजिक मूव है, खास करके डिफेंस रिसोर्सेज को अनुकूल करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। तो रक्षा मंत्रालय इंडियन एयरफोर्स और नौसेना के टेडबीएफ प्रोग्राम को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हो चुकी है, जिसका उद्देश्य दोस्तों साफ है कि टेडबीएफ परियोजना की जो पर्याप्त निधि और प्रोडक्शन क्षमता है उन्हें यहाँ पर संबोधित किया गया है, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के एमका प्रोग्राम के बराबर रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय नौसेना, आप सब जानते हैं, मिग-29 के फ्लीट को बदलने के लिए टेडबीएफ को शामिल करेगी। शुरुआत में इंडियन नेवी ने टेडबीएफ की 145 यूनिटों की आवश्यकता बताई है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने तो शुरू में केवल 80 यूनिटों की मंजूरी दी थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर फाइनेंशियल जो वाइबिलिटी है उसे देखते हुए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को शामिल किया जा सकता है, और कहा जा रहा है कि 200 फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन हो सकता है। और बड़ा ऑर्डर मतलब साफ है कि पर यूनिट कॉस्ट का कम होना है, इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट में वो काफी आकर्षक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑर्डरों की संख्या बढ़ाकर रक्षा मंत्रालय के लक्ष्य ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की क्षमताओं का फायदा उठाना, जिससे कि भारत के अंदर एक अधिक कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। अब यहाँ पर एक बात और आई है सामने, जिसमें कहा गया है कि टेडबीएफ और एमका दोनों ही प्रोग्राम कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को साझा करेंगे, जिससे कि पैसे की बचत तो होगी और जो तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल सामंजस्य है उसका भी एक बड़ा फायदा मिलेगा। दोनों ही फाइटर जेट्स के लिए समान लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स होंगी, जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें कि फील्ड लेवल पर आसानी से बदला जा सकता है, जिससे कि रखरखाव की जटिलता और लागत भी कम हो जाती है। दोनों ही फाइटर जेट के लिए एवियोनिक्स सूट्स में काफी महत्वपूर्ण ओवरलैप किए जा सकते हैं, जिससे कि साझा डेवलपमेंट कॉस्ट और नई टेक्नोलॉजी का तुरंत इंटीग्रेशन की अनुमति मिल जाएगी। और शुरुआत में इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में GE414 इंजन लगाए जाएंगे, लेकिन आगे एएमसीए प्रोग्राम के लिए जो GTRE एक नया हाई थ्रस्ट वाला 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन तैयार करेगी, जिसे कि विदेशी भागीदार के साथ तैयार किया जाएगा, वो इन पर लगाया जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना
दोनों को ही एक तरीके से रक्षा मंत्रालय एक साथ ले आई है, जिसमें कि टेडबीएफ और एएमसीए प्रोग्राम को मर्ज कर दिया जाएगा और दोनों ही अपने कंपोनेंट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कॉस्ट भी बचेगी, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को भी एक आकर्षक विकल्प मिलेगा और तेजी से प्रोडक्शन शुरू होगा। यहाँ पर दोस्तों दोनों प्रोग्रामों को मिलाने का मतलब ये नहीं है कि टेडबीएफ जो है वो स्टेल्थ फाइटर जेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझिए कि अगर दोनों प्रोग्राम को मर्ज किया जा रहा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि निकट भविष्य में टेडबीएफ को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट में बदला जा सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट 26 लाइट टैंक्स को टर्की से खरीदने वाली है, जिसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। और ये जो टैंक है वो है टुल्पर, जिसे कि टर्की और इटली की डिफेंस कंपनियों ने जॉइंट वेंचर के माध्यम से तैयार किया है, जिससे कि बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलेगा। टुप्लर लाइट टैंक दोस्तों एक वर्सेटाइल और एडेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो कि बांग्लादेश की भौगोलिक विशेषताओं वाले विभिन्न इलाकों और स्थितियों के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन बनता है। ये टैंक नरम, दलदली और उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। यह हल्का टैंक अपने मजबूत डिजाइन के साथ मुश्किल इलाकों में आसानी से नेविगेट कर सकता है और टुल्पर को दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार और भारत सीमा पर डिप्लॉय कर सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्राजील की एयरफोर्स जो कि एक नए फाइटर जेट्स की तलाश कर रही है, अब उन्हें चाइना की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया। दरअसल चाइना ने अब ब्राजील को J-10C का ऑफर दिया है। J-10C 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। हालांकि यहाँ पर ब्राजील के पास कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, जिसमें कि भारत का तेजस मार्क 1 और चाइना का J-10C, इसके अलावा F-16 फाइटर जेट भी। यहाँ पर दोस्तों तेजस मार्क 1 ब्राजील की एयरफोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर कि तेजस जो कि एक हल्का फाइटर जेट है, ये ब्राजील की हल्के फाइटर जेट की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और उनके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी प्रदान करेगा। यहाँ पर कुछ खबरें भी आई थी डिफेंस अपडेट में। मैंने आपको बताया भी था कि एक बात पर चर्चा हो रही है भारत और ब्राजील के बीच में, जो कि बार्टर डील है, जिसके तहत ब्राजील भारत के तेजस मार्क 1 के लिए एमरेर के C390 मिलेनियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आदान प्रदान करेगा। वहीं अगर J-10C की बात करते हैं तो ये फाइटर जेट दोस्तों अगर ब्राजील खरीद लेता है तो उसकी टेंशन और बढ़ने वाली है, खास करके रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और जो जियोपॉलिटिकल संबंध है उन्हें देखते हुए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO के अध्यक्ष ने एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को छठी पीढ़ी का यानी कि 6th जनरेशन का एरो इंजन डेवलप करना है, करीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि DRDO के R&D बजट को अब बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम डिफेंस बजट का केवल 5% R&D पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो इसे बढ़ाकर 10 से 15% करना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत सरकार ऐसा जरूर करेगी और अगले 5 से 10 वर्षों में हम डिफेंस बजट का 5 से 15% R&D पर खर्चा करेंगे। यही नहीं, उन्होंने एरो इंजन के डेवलपमेंट में भारत के रक्षा क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता भी बताया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। टर्की के बैराकटर TB2 यूकैफ ने एस्लेशन Anti.2U/S इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट पॉड लगाकर अपने उड़ान परीक्षण पूरे किए हैं, जिससे कि इस यूकैफ की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। और ये पॉड लग जाने से TB2 दुश्मनों के रडार सिग्नल का पता लगा सकता है, जिससे कि एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ इनकी सर्वाइबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ITBP को लेकर आ रही है। दोस्तों ITBP ने 56 निर्धारित सीमा चौकियों में से 33 चौकियों को बॉर्डर के बेहद करीब शिफ्ट कर दिया है। यानी इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 6 नई बटालियनें डिप्लॉय कर दी गई हैं। ये चौकियां दोस्तों रणनीतिक रूप से चाइना की हर हरकत पर नजर रखेंगी और हाल ही में भारत सरकार ने ITBP की 7 नई बटालियनों को मंजूरी दी है, जिनमें से 6 बटालियन अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय कर दी गई हैं। और ITBP की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्हें अत्याधुनिक तकनीकें भी प्रोवाइड कराई गई हैं और ITBP अब फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल करके सुरक्षित संचार कर सकती हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख ने तेजस विमानों की डिलीवरी में हुई देरी को लेकर एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने बोला कि 40 फाइटर जेट्स का ऑर्डर उन्हें अभी तक नहीं मिला है। और ये बात तब सामने आई है जब हाल ही में चाइना ने 206 जनरेशन फाइटर जेट का परीक्षण किया है। ऐसे में ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है कि हमारे पास तेजस फाइटर जेट्स डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इस तरीके से ये दिखाता है कि हमारी उत्पादन क्षमता कितनी है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कहा कि अब हमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट करने के लिए जो प्रोडक्शन एजेंसी है उनकी जरूरत है। यही नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर चीजें नहीं बदलने वाली है। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चाइना अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न वो हो रहा है। उन्होंने कहा कि चाइना न केवल संख्या पर आगे बढ़ रहा है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी भी काफी तेजी से विकसित हुई है और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए किस तरीके से तेजस फाइटर जेट की देरी में वायुसेना प्रमुख ने भी कहीं ना कहीं बड़ी बात बोली है,
क्योंकि टेक्नोलॉजी भी समय के साथ बदल रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान एक और अपडेट लेकर आया है जिसमें कि वो न केवल चाइना से J-35 फाइटर जेट खरीदेगा बल्कि तुर्की से वो कान फाइटर जेट भी खरीदेगा। हालांकि यहाँ पर भारत काफ़ी पिछड़ रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट के मामले में। कुछ खबरें सामने आई जो बताती है कि पाकिस्तान ने तुर्की के सामने कान फाइटर जेट की खरीद का एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। और हाल ही में पाकिस्तान तुर्की इंडस्ट्रियल एक्सपो के दौरान दोनों देशों की बैठक भी हुई है। यही नहीं कहा जा रहा है कि दोनों ही देश मिलकर एक नया हेलीकॉप्टर बनाएंगे। हालांकि यह हेलीकॉप्टर किस रोल के लिए होगा इस बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इतना है कि दोनों देश अब 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम और हेलीकॉप्टर प्रोग्राम इन दोनों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा संबंध किसी से छिपे नहीं है, ये काफी मजबूत होते जा रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पनामा नहर और ग्रीनलैंड अमेरिका में शामिल किए जाएंगे। इससे पहले वो कनाडा को भी हड़का चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन दोनों जगहों पर हमारा कब्जा होना जरूरी है और अगर हमें सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़े तो हम करेंगे। अभी दोस्तों ग्रीनलैंड की बात की जाए तो वो डेनमार्क के पास है जो कि एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिका में मिलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर काफी महत्वपूर्ण है और इसे हम हासिल करके ही रहेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि सैन्य ताकत का इस्तेमाल हम करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, डॉक्टर वी नारायण अगले हफ्ते भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के मुखिया बनने वाले हैं। भारत सरकार ने उन्हें अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है और जो भी इस पद पर बैठता है वो इसरो का चेयरमैन भी होता है। यानी कि डॉक्टर एस सोमनाथन जी की जगह अब डॉक्टर वी नारायण लेंगे। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के समय कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।